हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो ये है हमारा लास्ट वीडियो ऑन सर्कुलर मोशन, जिसके तहत हम देखने वाले हैं कुछ मिसलेनियस से डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स जो आपको यहाँ पे काम आ सकते हैं ड्यूरिंग द सॉल्विंग। हालांकि वैसे तो न्यूमेरिकल्स का सागर जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स है या फिर जो डेरिवेशंस है जो आपको थोड़ा सा ट्रिगर करने में हेल्प कर सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हमको इस वीडियो के तहत देखना है। सो अगेन, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स dive deep into today's video, that is some miscellaneous derivatives and numericals on derivations and numericals on circular motion. So पहला न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे ये है बेटा कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक वेज दे देता हूं। क्या दे देता हूं? वेज। अब सवाल यह है कि वेज की हाइट h कितनी होनी चाहिए ताकि अगर मैंने यहाँ पे यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, क्या किया बेटा? रिलीज किया तो वो एटलीस्ट एक सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। एटलीस्ट सर्कुलर मोशन उसने कंप्लीट करना ही चाहिए। ये सरफेस स्मूथ है। कैसा है ये सरफेस? स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन कोई इन्वॉल्व नहीं है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द हाइट फ्रॉम विच an object of mass m be released so that it will perform the circular motion. Just perform circular motion. Just perform circular motion मतलब क्या कि अगर उसे कम वेलोसिटी से अगर ये बॉटम पे आया तो फिर ये सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। तो कंडीशन क्या है बेटा कि मान लीजिए ये सर्कल मतलब ये जो रिंग है उसका रेडियस है बेटा r। अब व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कब परफॉर्म करेगा? जब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम कितनी हो? √5rg। इससे ज्यादा रहा तो चलेगा। अगर यहाँ पे 5rg है तो यहाँ पे कितनी है? √3rg है। अगर यहाँ पे 3rg है तो यहाँ पे कितनी है बेटा? कितनी है? rg है। कितनी है? rg है। सो मिनिमम वेलोसिटी उसकी इतनी होनी चाहिए। तो मिनिमम हाइट, ये वेलोसिटी गेन होने के लिए कुछ एक मिनिमम हाइट लगेगी ताकि भाई ये वेलोसिटी गेन हो जाए। तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, एनर्जी, सॉरी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स पकड़ लेता हूँ, एक पॉइंट ए और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट बी। द ऑब्जेक्ट विल जस्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज मिनिमम फॉर इट टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपन डिनोट करेंगे यहाँ पे यू से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब अगर मैं ये जो लाइन है इस लाइन को मैं मान लेता हूं अपना रेफरेंस ग्राउंड, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा बेटा? हाइट क्या रहेगा? 0। और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना रहेगा बोलो? mgh। कितना रहेगा? mgh। और यहाँ से मैंने रिलीज किया है, जस्ट रिलीज किया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? 0 इज इक्वल टू व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? इट इज 0 क्योंकि ग्राउंड है बेटा, रेफरेंस। एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी? इट इज हाफ m वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट क्या है बेटा? √5rg का होल स्क्वायर, 5rg का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, आई विल गेट इट एज mgh इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? हाफ m 5rg। m से m कैंसल। यहां से एक इंपॉर्टेंट संदेश हमको ये मिलता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास m of body, मास m of body। m से m कैंसल, g से g भी कैंसल। तो क्या मिल रहा है? h की वैल्यू मिल रही है बेटा 5/2r। मतलब ये जो हाइट होना चाहिए मिनिमम, ये हाइट मिनिमम 2.5 टाइम्स द रेडियस इन विच यू वांट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिस रेडियस में उस पार्टिकल को, उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को आपको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है, उसके रेडियस के 2.5 गुना ज्यादा हाइट होनी चाहिए। देखो प्रोपोर्शनली मैंने वैसे निकाला, ये r तो ये 2r और आधार मतलब 2.5r। तो परफेक्ट प्रोपोर्शनल डायग्राम मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश किया हूँ। अब कभी कभी पता है आप ऐसा ये देख लेते, फिगर देख लेते और ऐसा ऑप्शन देख लेते तो धड़ से मार देते। लेकिन सोचो, ये जो हमने हाइट निकाला है बेटा, ये कहाँ से निकाला है? बॉटम से निकाला है बेटा। बॉटम से कितना? 2.5r। अगर उसने आपको पूछा कि व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से, तो ये हो जाएगा बेटा 1.5r।
क्यों? क्योंकि 2.5 आर माइनस आर, तो ये 1.5 आर। अगर आपने उसको पूछ लिया कि व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द सर्कल, तो ये हो जाएगा बेटा 0.5 आर। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं और बस धड़ से राइट मार लेते हैं, खत्म, गेम खत्म, गेम खत्म। तो देखना है कि कहाँ से पूछा है। तो h की जो वैल्यू है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि h कितना है बेटा मेरा 2.5 r। अगर डायमीटर के टर्म्स में आपको पूछ लिया तो r कितना होता है बेटा d/2, तो यहाँ पे लिख दूंगा बेटा मैं 5/4 d, या फिर लिख सकता 1.25 टाइम्स द डायमीटर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम व्हाट हाइट अबव। अब ये जो एंगल है ये इस पे भी डिपेंड नहीं करता कि ये एंगल क्या होना चाहिए, बस यहाँ पे आप इतना हाइट से यहाँ पे छोड़ दो कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए बेटा √5r। अब एंगल आप कुछ भी लो, आप अगर एंगल कम लोगे और हाइट तो आपको उतनी चाहिए, तो बस स्लैंट हाइट बढ़ेंगी और क्या होगा। और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, क्योंकि अगर स्मूथ नहीं रहा, रफ रहा, तो फिर भाई साहब ज़्यादा हाइट से छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने रफ सरफेस पे इतने ही हाइट से छोड़ा तो यहाँ पे वेलोसिटी फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी कम काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी की पूरी यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। अगर फ्रिक्शन रहा तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगी। अगर पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगी तो जितनी वेलोसिटी यहाँ पे चाहिए √5r उतनी नहीं मिलेंगी। तो फिर क्या होगा, ये ऐसा जाएगा और कहीं से भी लपक जाएगा, ऐसा कहीं से तो भी बीच में से ही लपक जाएगा। तो स्मूथ सरफेस अगर रफ रहा तो फिर ज़्यादा हाइट लगेगी, फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग लॉ ऑफ यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। जितने भी फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द नेट फोर्स वर्क डन बाय ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, फाइनली हमको कितनी चाहिए, हाफ m, ये वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा v0, तो हमको चाहिए बेसिकली हाफ m v0 का स्क्वायर, इतनी चाहिए ही चाहिए। तो ये थोड़ा ऊपर वाले हाइट से फेंकना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाता है। क्या मैं आपको रफ सरफेस के लिए करके बताऊँ यहाँ पे, ठीक है, फास्ट में करके बता देता हूँ। फॉर रफ सरफेस क्या सीन रह सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप यहाँ से बॉडी को छोड़ रहे हो, यहाँ से बॉडी को छोड़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको वेलोसिटी कितनी चाहिए बेटा, v0 विच इज √5r, बराबर है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन यहाँ पे कौन कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रहा है, ग्रेविटी mg का लग रहा है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन का लग रहा है ऊपर n, और फ्रिक्शन का लग रहा है पीछे f, पीछे लग रहा है f। अब मुझे बताइए यहाँ पे n तो कोई वर्क करेगा नहीं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा इधर, दैट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये तो कोई वर्क करेगा नहीं। व्हाट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक करेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। उसमें भी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगे बेटा, 0, क्योंकि आपने रिलीज किया है। तो सीधा सीधा लिख देता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v0 स्क्वायर, वेयर v0 क्या है हमारा √5rg, 5rg। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh बेटा। हालांकि mg इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन अगर आप बात करें इन दोनों के बीच का एंगल, तो हो जाएगा 90 - थीटा एंड cos 90 - थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, LS साइन थीटा, मतलब H हो गया बेटा वो S साइन थीटा, ये S साइन थीटा मतलब साइड अपोजिट टू थीटा इज साइन टाइम्स द एंगल, तो ये H साइन थीटा ही हो गया। तो बेसिकली हम लिखते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mgh, क्या हो जाएगा mgh, प्लस व्हाट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, कितना लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा माइनस म्यू mg s। अब बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कितना, म्यू mg cos थीटा बेटा, म्यू mg cos थीटा इनटू स्लैंट हाइट, ये वाला s, क्योंकि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे। तो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू mg, देखो ये mg, ये mg साइन थीटा, ये mg cos थीटा, तो म्यू n हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, और अगर फ्रिक्शन होगा बेटा म्यू, तो फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा बेटा हमारा म्यू mg cos थीटा। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg cos थीटा है, तो फोर्स कितना है आपका म्यू mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका s, और एंगल कितना है बेटा s, और फ्रिक्शन में एंगल कितना है 180, इसलिए लिखते हैं मैंने यहाँ पे माइनस। नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाफ ऑफ m v0 स्क्वायर।
तो m कॉमन निकाल कर क्या कर देंगे बेटा, कैंसल, कॉमन निकाल कर कैंसल। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, जी एच माइनस म्यू जी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वेयर, मतलब 5/2 आर जी लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से जी भी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। सो व्हाट वुड बी द हाइट, हाइट कितना मिल रहा है हमको, देखो h माइनस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/2 आर। अब देखो पहले जब म्यू नहीं था तो h कितना था, 5/2 आर था बेटा। जब म्यू नहीं था तो ये 0 हो जाएगा, तो 5/2 आर हो जाएगा। अभी h कितना हो जाएगा, देखो अभी h हो जाएगा बेटा 5/2 आर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन रफ होने के कारण और कितना चाहिए, म्यू एस कॉस थीटा, इतना और ज़्यादा चाहिए। सो इतने हाइट से भी आपको बेसिकली उसको रिलीज करना पड़ेगा, ताकि नीचे में जो वेलोसिटी बने वो कितनी बने, मिनिमम वेलोसिटी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 आर। ये सीन रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्यों वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल किया यहाँ पे, क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल किया, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहे, इसलिए हमने सीधा सीधा क्या इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, ग्रेविटी फोर्स है ना, लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होंगे तो हमको वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूज्ड व्हेन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सभी, और यहाँ पे वर्क डन बाय ओनली कौन से फोर्सेस, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसका ये सबसेट है, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वही वर्क डन बाय ग्रेविटी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही तो हमने यहाँ पे किया, जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और वो इतनी बढ़नी चाहिए ताकि वेलोसिटी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 आर बच जाए। क्लियर है बेटा, तो दिस विल बी द सॉल्यूशंस टू द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते बढ़िया से। तो रहा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है बेटा, कि जैसे देखिए एक यहाँ पे स्पीयर है, किसी का भी कोई भी मटेरियल का स्पीयर हो सकता है, जिसका मास m है, जो भी कोई काम का नहीं है डाटा फिलहाल के लिए। इसको हमने एक एंगल थीटा से, वर्टिकल से एक एंगल थीटा से यहाँ से रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज। तो ये ऐसा स्विंग करेगा बेटा, बराबर स्विंग करेगा। अब इसका सवाल ये है कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी, मान लो इसको अपन पकड़ लेते पॉइंट ए, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट बी। पहला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा पहला, और दूसरा व्हाट विल बी द टेंशन एट पोजीशन बी, कि इस पॉइंट पे जब ये आएगा तब उसका टेंशन क्या रहेगा। क्लियर है, तो ये दो क्वेश्चन हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो बेटा, यहां से आपने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ये बॉब ऐसा स्विंग करेगा। अगर ये स्विंग करेगा तो यहाँ पे अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूँ, इसको क्या मान लेता हूँ बेटा मैं, रेफरेंस, है ना, ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस। रेफरेंस मतलब यहाँ पे हाइट क्या मान लेंगे अपन, 0, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएंगी, 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, इसलिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। टेंशन कहाँ लगेगा बेटा, टेंशन लगेगा इस दिशा में यहाँ पे। अब ये ए पोजीशन, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा टी ए, और ये पोजीशन कौन सी है बेटा, बी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेंशन एट पोजीशन बी, टी ए और टी बी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्योंकि कुछ हाइट पे है यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। अब जैसे जैसे ये एंगल आगे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा कम कम होगा, और फाइनली थीटा क्या हो जाएगा आपका बेटा, 0 जब हो जाएगा, तब यहाँ पे देखो रेफरेंस पॉइंट पे आ गया, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी गई कहाँ पे, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिख सकते हैं बेटा अपन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बताओ कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कौन सी है बेटा, पोटेंशियल, प्लस कौन सी है, काइनेटिक। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, पोटेंशियल प्लस क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, काइनेटिक। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, जैसे मान लो ये हाइट h मान लेते हैं अपन, है ना, इतनी हाइट क्या मान लेते हैं, दिस हाइट बिकम्स आवर h। तो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए हो जाएगा बेटा हमारा mgh, प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इट इज 0, क्योंकि हाफ m, वेलोसिटी तो 0 है। फाइनली व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, इट इज 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा हमारा हाफ m, वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर, खत्म। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि mgh इज इक्वल टू सीधा सीधा लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर। तो देखो यहाँ से वापस वो
रिकलेक्ट हो रहा है चीज़ क्या कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है उतनी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, दैट्स इट। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने पहले कहा था, कोई लेना देना नहीं है। सो व्हाट विल बी वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये हो जाएगा 2gh, तो अंडर रूट ऑफ 2gh लिख देंगे सीधा सीधा। क्लियर है बेटा? तो वीबी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gr1 माइनस कॉस थीटा। सर ये कैसे? h के जगह आपने r1 माइनस कॉस थीटा कैसे लिखा? अरे देखो ये इस तरह से है बेटा, करेक्ट। ये इतना पूरा आपका ये, जिससे मान लो इसको नाम देते थे O, इसका नाम है बेटा A, B इसका नाम है A, इसको नाम देते थे M। हमारा जो MB है, MB डिस्टेंस, ये MB डिस्टेंस क्या है हमारा? ये है OB माइनस OM। OB क्या है हमारा? R है। OB है हमारा R। OA भी हमारा क्या है बेटा? R ही है। तो अगर ये R है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा R cos थीटा OM। ये हो जाएगा बेटा हमारा R cos थीटा। तो ये हो जाएगा R1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? cos थीटा। MB क्या है हमारा? H है, तो H को मैंने लिख दिया सीधा सीधा यहाँ पे R1 माइनस cos थीटा। अब एक्चुअली 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू होती है बेटा 2 sin स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो H को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा 2R sin स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखूँ तो फाइनल आंसर और क्या मिल सकता है मुझे? देखो VB विल बी अंडर रूट ऑफ, क्या लिख देंगे? 2G इंटू H की जगह मैं लिख सकता हूँ 2R साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट बी? इट विल बी अंडर रूट ऑफ, क्या लिख देंगे? 4GR साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी हो जाएगा बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 अंडर रूट ऑफ GR। ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 4GR साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो इफ यू विश। क्लियर है? अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से रिलीज करो, कितने एंगल से रिलीज करो। जैसे मान लो आपने यहाँ से रिलीज कर दिया तो थीटा क्या हो जाएगा आपका? 90। तो साइन 90 बाई 2 मतलब साइन 45, साइन 45 1 बाय रूट 2, रूट 2 1 जार रूट 2, रूट 2 जार 2, मतलब यहाँ बचेगा, ये पूरे का आंसर बचेगा बेटा रूट 2। तो रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ GR, मतलब VB हो जाएगा रूट 2GR, रूट 2GR विल बी द वेलोसिटी। अब नेक्स्ट सवाल है सर व्हाट विल बी द टेंशन एट पॉइंट बी। देखो पॉइंट बी पे अगर आप गौर से देखो तो जब यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा तब उसकी लीनियर वेलोसिटी, देख सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं ना यहाँ पे, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है बेटा? VB है, ये वाला जो हमने निकाला इस दिशा में। तो अगर यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी VB है, टेंशन का है बेटा? टेंशन है ऊपर, टेंशन एट पॉइंट बी है ऊपर। नीचे क्या लग रहा है बोलो? नीचे लग रहा है वेट mg, और कुछ लग रहा है? हाँ सर mvb स्क्वेयर बाय RB तो लग रहा है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगेगा नीचे, देखो ना ऐसी। मैक्सिमम टेंशन रहेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ रहेंगी? बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, तो टेंशन भी कैसा रहेगा? मैक्सिमम। अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करता, बस स्टेबल कंडीशन में होता है ऐसे, तो T कितना होता है? इक्वल्स टू mg, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता ही नहीं। तो T कितना होता है? बस mg। लेकिन क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो नीचे क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभी टेंशन क्या रहेगा हमारा? टेंशन एट पॉइंट बी विल बी इज इक्वल्स टू mg प्लस mvb स्क्वेयर बाय r। अगर आपका नजरिया बहुत तेज है तो आप यहाँ पे देखो क्या देख सकते हैं? m कॉमन निकालकर, एक एक्सेलरेशन है नीचे g और दूसरा कौन सा एक्सेलरेशन बेटा? सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज v स्क्वेयर बाय r, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वेयर बाय r। तो क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे TB की वैल्यू हो जाएंगी हमारी एक mg प्लस m बाय r, वैसे के वैसा लिख देता हूँ। व्हाट वुड बी माई VB स्क्वेयर? VB स्क्वेयर क्या हो जाएगा? देखो इसको स्क्वेयर कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 4GR साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो TB क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा mg प्लस r से r कैंसल, ये हो जाएगा 4mg साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। अगर आप इसको और रिजॉल्व करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा mg प्लस 4mg, व्हाट इज साइन स्क्वेयर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो वापस क्या हो जाएगा? टेंशन एट पॉइंट बी, ये हो जाएगा बेटा मेरा mg प्लस 2mg माइनस 2mg कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा टेंशन एट पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू 3mg माइनस 2mg कॉस थीटा। ये भी सत्य है, तो अलग अलग से फॉर्मूले इसके निकल कर आ सकते हैं जो सत्य हो सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट टेंशन एट पॉइंट बी।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समझा होगा। चलिए और एक क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम बढ़ते हैं, बढ़िया सा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बबुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस तरह से है, देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक सेमी हेमिस्फेरिकल मतलब आधा सर्कल, सेमी हेमिस्फेरिकल डोम है। यहाँ पे क्या है? सेमी हेमिस्फेरिकल डोम। और इस डोम के ऊपर हमने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया बेटा, स्मूथ सरफेस है ये, एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास है m, ठीक है। अब ये ब्लॉक जो है यहाँ पे फिलहाल रेस्ट में है, मतलब नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n, बस इधर उधर से कोई फोर्स नहीं, एकदम बैलेंस कंडीशन पे है ना। अब मान लो इस ब्लॉक को अगर मैंने थोड़ा सा धक्का दे दिया, हल्का सा एकदम छोटू सा धक्का दे दिया, यहाँ से एकदम थोड़ा सा हल्का सा धक्का दे दिया, तो क्या होगा? ये ऐसा ऐसा आएगा और कहीं से तो भी एक जगह से ये कांटेक्ट छोड़ देगा, किसके साथ? इस सेमी हेमिस्फीयर के साथ, है ना। आप कभी करके देखो, एक ऐसा बाउल लो, बढ़िया, आपके घर पे तो कांच का बाउल होगा, एक मार्बल लो और उसको ऊपर रखो और हल्का सा धक्का दे दो, वो एक लिमिट तक साथ में आएगा, एक एंगल तक वो इसके साथ में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, और उसके बाद वो क्या कर देगा? ये कांटेक्ट रिलीज कर देगा और ऐसा फ्री फॉल हो जाएगा इधर। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि फाइंड द एंगल थीटा आफ्टर विच दिस ब्लॉक ऑफ मास m विल लीव द कांटेक्ट ऑफ द सेमी हेमिस्फीयर, स्मूथ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं अपन, कैसा हेमिस्फीयर? स्मूथ हेमिस्फीयर। अब भाई साहब यहाँ पे एक क्लू पता है इसका सॉल्व करने का क्या है, कि जहां कहीं ये कांटेक्ट छोड़ेगा, वहां नो कांटेक्ट, वहां नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आता कब है? जब कांटेक्ट होता है। मतलब यहाँ हर जगह कांटेक्ट है, लेकिन जैसे यहाँ पे आ गया तो कांटेक्ट छूट गया, तो कांटेक्ट छूट गया, इसका मतलब धरती से उसको, मतलब यहाँ पे धरती तो नहीं है, तो सेमी हेमिस्फीयर से उसको कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये है बेटा कंडीशन जिसके तहत अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे n क्या हो जाएगा मेरा? जीरो, वो पॉइंट है सर जहाँ पे ये कांटेक्ट छोड़ देगा, वो एंगल है सर जहाँ पे ये कांटेक्ट छोड़ देगा, मतलब वहाँ पे वो एंगल पे कांटेक्ट छोड़ देगा, वो हमको निकालना है कि कितना एंगल है वो। अब देखो मान लेते हैं एट एनी डिस्टेंस की ये कोई एक एंगल थीटा पे यहाँ पे आ गया, तो उसका अपन एक रफ एफबीडी यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, कि जैसे मान लो कुछ इस तरह से रहेगा, ये यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। मान लो ये कोई एक एंगल पे है बेटा, यहाँ से एक एंगल निकाल लेते, सॉरी थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था मैंने। मान लो ब्लॉक फिलहाल कोई एक एंगल पे है यहाँ पे, जिसका एंगल कितना है? थीटा, हमको पता नहीं क्या है, तो इसका वेट क्या लग रहा है बेटा? वेट लग रहा है mg नीचे। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका mg cos थीटा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका mg sin थीटा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर में। और कोई कंपोनेंट लग रहा है? हाँ लग रहा है सर। यहाँ पे अगर आप देखें सर, अगर मैं ये वाला पॉइंट अगर रेफरेंस मान लूं, अगर मैं ये वाला लाइन क्या मान लूं बेटा? मेरा रेफरेंस, और आप बोल रहे सर कि सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसा है? स्मूथ है। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और h कितना है? r, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgr। लेकिन वही जब नीचे आ जाएगा तब इसके पोटेंशियल एनर्जी सर कम हो जाएंगे, अभी इसके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगी mg, ये h हाइट h, ये mgh इज इक्वल टू r, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है mgr और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है mgh। सर mgh मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई, तो कहीं कहा सर? काइनेटिक एनर्जी में गई। अगर काइनेटिक एनर्जी में गई तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसके ऊपर और क्या लगेगा? इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको अपन लिखेंगे बेटा mv² by r। तो ऊपर क्या फोर्सेस लग रहे बेटा? दो फोर्सेस लग रहे, कौन से? एक लग रहा है बेटा mv² by r, और एक लग रहा है बेटा n, और एक लग रहा है बेटा नीचे mg cos थीटा। mg sin थीटा तो खैर इसको कहा लगेगा नीचे लगा, अगर फ्रिक्शन होता तो पीछे लगता, लेकिन फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस है ये। तो क्या मैं यहाँ से एफबीडी से एक बात लिख सकता हूँ बेटा, कि नेट फोर्स एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन अगर जीरो होंगे, ये ना तो रेडियस से उधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, अगर नेट फोर्स एक्टिंग कैसे होंगे बेटा? जीरो होंगे, तो ऊपर लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्स, मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो ऊपर कौन लग रहा है? ऊपर लग रहा है n, प्लस कौन लग रहा है? mv² by r, और नीचे कौन लग रहा है? mg cos थीटा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, जनरल फॉर्मूला फॉर नॉर्मल रिएक्शन? इट इज mg cos थीटा माइनस mv² by r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल रिएक्शन। अब सवाल ये है सर कि ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा? तो इट विल लीव द कॉन्टैक्ट, इट मतलब ब्लॉक विल लीव द कॉन्टैक्ट when
द नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। अब n 0 कब होगा उसकी कंडीशन हम फ्रेम कर लेते हैं। कब 0 होगा? जब mg साइन कॉस mg कॉस थीटा की वैल्यू किसके जितनी हो जाएंगी? mv स्क्वेयर बाय r जितनी हो जाएंगी। m से m कैंसिल। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब मेरा कॉस थीटा की वैल्यू v स्क्वेयर बाय आर जी हो जाएंगी, ये वो कंडीशन है बेटा जहाँ पे ब्लॉक अपना कॉन्टैक्ट रिलीज कर देगा। लेकिन सर हमको वी आर और जे के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको चाहिए एच बीच थीटा बीटा के फॉर्म में चाहिए, आर के फॉर्म में वगैरह चाहिए, एच के फॉर्म में वगैरह चाहिए। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वी स्क्वेयर। क्या निकालेंगे? वी स्क्वेयर। तो कैसे निकालेंगे? यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूजिंग क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम हम तब लगाते अगर यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह होते। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉर्मल रिएक्शन से तो कोई वर्क हो नहीं रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को हमेशा परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है। सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ए, ये हो जाएगा बेटा मेरा पॉइंट बी। तो लिख देता हूँ यहाँ पे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट पॉइंट बी। मतलब व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए बेटा? इट इज mg/r प्लस काइनेटिक कितना है? 0, क्योंकि रिलीज किया है बेटा वहां से, हल्का सा धक्का दिया था तो रिलीज ही किया है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? इट इज mg, ये h लिख लेते h, और ये h क्या होगा? mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m vb स्क्वायर लिखो या फिर v स्क्वायर ही लिखो, मोस्ट केसेस में v स्क्वायर लिखेंगे अपन यहाँ पे। m कॉमन निकाल कर कैंसिल उड़ा देंगे बेटा, ये हो जाएगा बेटा मेरा gr इज इक्वल्स टू gh प्लस v स्क्वायर बाय 2 प्लस v स्क्वायर बाय 2। सो व्हाट वुड बी v स्क्वायर? इट वुड बी 2gr माइनस 2gh। तो v हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2g इन ब्रैकेट r माइनस h। अब वापस से वही लफड़ा सर, h की वैल्यू कैसे निकालेंगे? h वही है बेटा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये r, तो ये r साइन थीटा और ये r कॉस थीटा। हाइपोटेनियस 90 डिग्री, एडजेसेंट मतलब h दैट इज r कॉस थीटा, r साइन थीटा। तो h क्या है मेरा? r कॉस थीटा। h क्या है बेटा मेरा? r कॉस थीटा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे बेटा? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g इन ब्रैकेट r माइनस r कॉस थीटा। तो इसी को मैं लिख सकता अंडर रूट ऑफ 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू, या फिर और कुछ लिख सकते केस को देखो, लिख सकते सर v को हम यहाँ पे लिख सकते 2, ये 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4gr साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज v स्क्वायर? इट विल बी 4gr साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? rg। क्या लिख देंगे यहाँ पे? rg से rg कैंसल। क्या मिल रहा है यहाँ पे? देखिए cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को? cos थीटा वैसे के वैसे लिख दो, 4 वैसे के वैसे लिख दो। व्हाट इज, मैं तो बोलता हूँ इसको 2 लिखो और वापस यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बेटा? इट इज 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर है। तो ये 2 इंटू 2, यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 मतलब 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो व्हाट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2? 1 माइनस कॉस थीटा, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो दिस विल बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर ले लो तो ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा हो जाएगा बेटा 2/3, 2/3। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि व्हाट वुड बी माई थीटा? माई थीटा विल बी बेटा कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। अब इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ ये है कि कोई भी बॉडी लीजिए, कोई भी मास की बॉडी लीजिए, कोई भी बॉडी लीजिए, कोई भी मास की बॉडी लीजिए, अगर सरफेस स्मूथ होगा तो जहां से ये कांटेक्ट छोड़ेगा वो एंगल है cos इनवर्स ऑफ 2/3 विथ वर्टिकल।
हाथी लो, चींटी लो, बस लो, साइकिल लो, कोई भी लो, ये जो है ये कौन से एंगल पे कांटेक्ट छोड़ेगा बेटा? cos इनवर्स ऑफ 2/3। अब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो कि cos इनवर्स ऑफ 2/3 की वैल्यू क्या है, उतने एंगल पे जाके ये कांटेक्ट छोड़ देगा। दैट्स इट। अगर सरफेस कैसा हो आपका, स्मूथ सरफेस होगा तो कांटेक्ट छोड़ देगा cos इनवर्स ऑफ 2/3। या फिर आपको ऐसा भी पूछ सकता है कोई कोई बुक में, अब देखो व्हाट इज cos थीटा बेटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा मतलब क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? देखो cos थीटा है हमारा कितना, 2/3, and that is nothing but adjacent upon hypotenuse. So at what height it will leave the contact? H will be कितना बेटा? 2/3 r। ये भी पूछ सकता है आपको कि कितने हाइट पे कांटेक्ट छोड़ेगा। अब वापस से एकदम ऐसा देख के खुश हो जाना, H इज इक्वल्स टू 2/3 r। हाँ ऐसा आड़ा स्पेयर दिख गया, H हाँ मार दो सर। हो सकता है आपको ये पूछ ले वो कि नीचे से मत बताओ हाइट नीचे से मत बताओ, नीचे से तो 2/3 r है, ऊपर से कितना डेप्थ नीचे जाएगा तो कांटेक्ट छोड़ेगा बेटा, तो आएगा 1/3 r। तो शांत दिमाग से पहले सोच समझ लेना ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बच्चा पूरा ये कर लेता है, उसको समझ में वैसे सब आ जाता है, लेकिन फिर क्वेश्चन उसको लगता है कि भाई टाइम बच जाएगा हमारा, वही तो क्वेश्चन और हो कि क्या हो सकता है, मार देता 2/3 r, खत्म। लेकिन ये 2/3 r कहाँ से बेटा? नीचे से, ऊपर से देखे तो r 1/3 r आएगा। ये 1/3 r होगा ना, और ये 2/3 r है, तभी तो ये r होगा। गए मार्क्स, है ना। फिर हम बोलते पेपर इजी था सर, वो डेरिवेशन आपने पढ़ाया वही आया। अरे डेरिवेशन मैंने ये पढ़ाया, लेकिन कहाँ से, ऊपर नीचे से कहाँ से लिखा था, आपने कहाँ से लिख के आ गए, है ना। सो दिस इज द सीन। ये भी एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन हम यहाँ पे फ्रेम किए, इसको आप स्टार करके रखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए फट से फुर से एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन का, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कार ओवर अ ब्रिज, कार ओवर अ ब्रिज। अब कार ओवर अ ब्रिज मतलब क्या, ये समझने से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये कोई एक सर्कुलर ट्रैक है। आपने कभी देखा होगा कि आप सर्कस में कभी गए होंगे, वहाँ पे देखिए ऐसे बाइकर्स होते हैं, बाइकर्स, वो एक जैसा बड़ा सा बहुत बड़ा भी नहीं होता है, ये एक आधे रूम जितना ऐसा बड़ा एक सर्कल होता है, उसके अंदर गाड़ी भर वही ऐसे एकदम गाड़ी गोल गोल घुमाते हैं उसके अंदर, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली। मौत का कुआं जो होता है उसमें हॉरिजॉन्टली घुमाई जाती है गाड़ी, वो तो हमने सर्कुलर मोशन में देख लिया था पहले, ये भी सर्कुलर मोशन ही चालू है। इसमें गाड़ी कैसे घूमने वाली है बेटा? इस तरह से घूमने वाली है, ऐसा गोल गोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मान लो यहाँ पे जैसे ये एक पोजीशन हो गया गाड़ी का, अब गाड़ी में कुछ इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, आप समझ लो, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी कैसे रहेंगे, कुछ इस तरह से रहेंगे बेटा, गाड़ी लाइक दिस, ये हो जाएंगी गाड़ी, ठीक है, हैंडल इधर हैंडल आ जाएगा इसका, और यहाँ पे गाड़ी कुछ इस तरह से रहेंगी, ठीक है, वही गाड़ी, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। इसको बोल देंगे अपन बेटा पोजीशन ए, इसको बोल देंगे बेटा अपन पोजीशन बी, और इसको बोल देंगे अपन बेटा पोजीशन सी। अब हम यहाँ पे अगर गाड़ी ने मान लो कभी ऐसा हो गया कि यहाँ पे जाकर गाड़ी ने ब्रेक मार दिया खुद सुख, क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। तो मिनिमम, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द स्टोन टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ पे अगर 0 हो जाए, तो वहां से हमने कंडीशंस निकाला था कि यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम √5 rg चाहिए, यहाँ पे √3 rg चाहिए, यहाँ पे √rg चाहिए, ये मिनिमम कंडीशंस की वेलोसिटी थी। अब वैसे हमको यहाँ पे निकालना है कि अगर गाड़ी ये सेफली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ले, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे, कि भाई इससे ज्यादा रही तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। अरे यहाँ पे क्या होगा, जब आपकी गाड़ी ए से सी जाएंगी तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेंगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो क्या हो सकता है, यहाँ से गाड़ी का बैलेंस छूट सकता है, नॉर्मल डायरेक्शन कम मिल सकता है, तो गाड़ी नीचे गिर सकती है। तो कुछ तो यहाँ पे मिनिमम गति लगेगी ना, कि जिसकी वजह से गाड़ी यहाँ पे चले जाए और सर्कुलर मोशन बराबर से हो जाए, तो वो हमें यहाँ पे निकालना है। अभी सबसे पहला काम क्या, कि वही फ्री बॉडी डायग्राम, मान लो गाड़ी का मास m है ना, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई साहब, अब देखो यहाँ पे सीन क्या रहेगा, नीचे से इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, यहाँ पे NA इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हर जगह का अलग अलग रहेगा। अभी नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A है, इसलिए मैं यहाँ पे NA लिख रहा हूँ। वेट तो बेटा mg नीचे ही लगेगा, और नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे बोलो, mVA² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे पॉइंट B पे देखो, इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा बेटा mVB²/r, और इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कितना, NB।
यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, जमीन से, मतलब अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर से मिलेगा, यहाँ से कहाँ मिल रहा था, नीचे से, यहाँ से कहाँ से मिलेगा, ऊपर से, टॉप से। तो नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा हमारा NC, प्लस क्या लगेगा पीछे बेटा नीचे यहाँ पे वेट mg, यहाँ पे वेट कहाँ लग रहा था नीचे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा बेटा ऊपर, दैट इज mvc² बाय। क्लियर है सीन यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशंस, तो क्या लिखेंगे बेटा, एट पॉइंट ए, क्या लिख सकते हो मैं, एट पॉइंट ए इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्स, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एट पॉइंट ए Na इज इक्वल टू कितना नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है बेटा, mg प्लस mva² बाय r, इतना नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है बेटा। वैसे यहाँ पे लिखेंगे बेटा एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या होगा, एट पॉइंट बी देखो अगेन वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, तो जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता है बेटा कि NB की वैल्यू हो जाएंगी बेटा mvb² बाय r, और वैसे यहाँ पे लिख देंगे बेटा एट पॉइंट सी, क्या हो जाएगा एट पॉइंट सी, ऊपर लगने वाले फोर्स कौन सा, mvc² बाय r इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्सेस दैट इज NC प्लस mg, तो लिख देता हूँ यहाँ पे mvc² बाय r इज इक्वल टू लिख देंगे बेटा यहाँ पे mg प्लस क्या लिख देंगे बेटा, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी। तो यहाँ से क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ, mvc² बाय r माइनस mg, तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए बी एंड सी। क्लियर है। अब मुझे बताइए सबसे, देखो गाड़ी का कांटेक्ट जब छूटेगा तब क्या होगा, when the vehicle will leave the contact, वहां का नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। अब सोच के देखो कहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0 होने के चांसेस ज्यादा है, ए पे, बी पे या सी पे, तो आपको देखेंगे कि सबसे कम नॉर्मल रिएक्शन कहाँ मिल रहा है बेटा, सी पे, तो सी पे नॉर्मल रिएक्शन 0 होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो हमको जो बाउंड्री कंडीशन मिलेगा भाई कि भाई इससे ज्यादा ही चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा बेटा, एट पॉइंट सी से। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि NC की वैल्यू 0, तो अगर NC 0 हो गया तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, mvc² बाय r माइनस mg क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ बेटा कि mvc² बाय r इज इक्वल टू mg, और क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि vc विल बी अंडर रूट ऑफ rg, vc will be under root of rg. So this is the minimum speed which a गाड़ी should have at the highest point so that it does not leave contact with this round shell जिसमें वो गाड़ी चल रही है। एटलीस्ट यहाँ पे आपको वेलोसिटी कितनी चाहिए बेटा, अंडर रूट ऑफ rg, क्योंकि देखो ना अगर आप m इंटू vc क्या है आपका अंडर रूट ऑफ rg, तो mrg बाय r मतलब क्या हो जाएगा, mrg बाय r, r कैंसिल mg, तो mg इक्वल टू mg हो जाएगा और nc क्या हो जाएगा, 0। अब अगर इससे कम स्पीड रहा आपका nc, अगर इससे कम रहा तो ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा बेटा, mg से भी कम हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा आपका 0, क्योंकि nc क्या है आपका, nc इज दिस माइनस दिस। अगर आपका vc इससे कम हो गया तो ये वाला फैक्टर हो जाएगा कम देन mg, तो दिस माइनस दिस विल बी नेगेटिव, और nc अगर नेगेटिव हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन छूट जाएगा, तो ये गाड़ी गिर जाएंगी। तो मिनिमम ये गाड़ी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे उसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एटलीस्ट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, अंडर रूट ऑफ rg। अब अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ rg होनी चाहिए तो वैसे अपन क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ए पे निकाल सकते हैं, बी पे निकाल सकते हैं, सी पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ rg है बेटा, तो यहाँ पे वापस क्या आंसर आएगा, अंडर रूट ऑफ 5rg आएगा। देखो ट्राई करके देख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल एनर्जी एट ए, मतलब नीचे वाला पॉइंट, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, टोटल एनर्जी at C. So what is total energy at A? It is potential energy at A plus kinetic energy at A. Potential energy at B plus kinetic energy at B. What is potential energy at A beta? It is 0. Plus what is kinetic energy at A? It is half mva square. What is potential energy at B? B नहीं चाहिए था यहाँ पे, C चाहिए था, है ना। Potential energy at C कितना है बेटा, potential energy at C देखो C पे, यहाँ से अगर आप गिने तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg, और h कितना है आपका, ट्वाइस आर, तो यहाँ पे लिख देंगे mg इंटू कितना बेटा, ट्वाइस आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी है हाफ mvc², कितना है vc², वो है हमारा rg। सीधा सीधा लिख देते हैं स्टेप्स बचाने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे हाफ mva² इज इक्वल टू 2 mgr
प्लस mgr/2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 5/2 mgr। m से m कैंसल, 2 से 2 कैंसल, सो व्हाट इज va? va हो जाएगा बेटा √5rg, √5rg ये हो जाएगा हमारा va। वेलोसिटी एट पॉइंट ए विल बी va। सिमिलरली आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो व्हाट विल बी वेलोसिटी एट पॉइंट बी? वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी √3rg, √3rg खत्म। So these are the values of velocity at point A, B and C, so that the body या फिर साइकिल या फिर कार would perform the circular motion। मिनिमम इतने तो भी वेलोसिटीज होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने होने ही चाहिए। अब आपने ये भी सुना होगा इसके पहले जब हमने यहाँ पे लिफ्ट वाले एग्जांपल्स लिए थे, किसमें? सूडो फोर्स के केस में, कि जो हमारा वेट होता है mg, वो तो mg ही होता है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन हमें मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन के वजह से हमको हमारा जो अपैरेंट वेट होता है वो महसूस होता है। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हमको क्या महसूस होता है बेटा? अपैरेंट वेट। अब जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा उतना ज़्यादा क्या लगेगा हमको? अपैरेंट वेट। तो अगर ये मिनिमम वेलोसिटीज़ को मैं इन इक्वेशंस में यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे मुझे mc क्या मिल जाएगा? mc ये तो 0 ही मिल जाएगा मुझे। ये क्या मिल जाएगा? देखो ये क्या मिल जाएगा मुझे एट पॉइंट बी? vb कितना है? 3rg। तो मुझे nb कितना मिल जाएगा बेटा? देखो 3mg मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3mg, क्योंकि देखो vb क्या है मेरा? 3rg। तो 3rg √3rg का स्क्वायर 3rg, r से r कैंसिल, 3mg। एंड व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन एट दिस पॉइंट? mg प्लस व्हाट इज va? √5rg। तो 5rg मतलब 5 √5rg का स्क्वायर मतलब 5rg, r से r कैंसिल, तो 5mg प्लस mg मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 6mg। तो गौर से देखो, जो मुझे अपना वेट महसूस हो रहा है बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे, वो महसूस हो रहा है 0। मतलब यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं टेम्पररीली मतलब मोमेंटरीली बोल सकता हूँ कि फिर इंस्टेंटली मैं वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा था। क्या एक्सपीरियंस कर रहा था बेटा? वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा था। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया था यहाँ पे मेरा? 0। एक मोमेंट के लिए, जस्ट फॉर अ मोमेंट। वही मैं यहाँ पे अपना वेट कितना महसूस कर रहा था? देखो 6 टाइम्स mg, मतलब अपने एक्चुअल वेट से 6 गुना ज़्यादा, 5 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कितना गुना? 6 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा था। वही मैं यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बेटा? नॉर्मल रिएक्शन 3 टाइम्स माई वेट, दैट इज mg। तो डिफरेंट जगह पे हम जो हमारा अपरेंट वेट है वो भी डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं। आप देखो ना, कभी आप जब ऐसा गड्ढे में से जाते हो तो आपको थोड़ा अपना वेट ज़्यादा महसूस होता है, और वही जब आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाते हो तो आपको वेट अपना थोड़ा कम महसूस होता है ना? ये भी हमको देखना ही है। मोशन ऑफ अ कार, ये ओवर ब्रिज यही था, कार मूविंग इन अ ब्रिज, वही देखना है हमको यहाँ पे बेसिकली। तो ये वो सीन है एक। क्लियर है बेटा? चलिए ये मोशन ऑफ अ कार ओवर अ ब्रिज वाला सीन फास्ट में देख लेते, देन वी विल स्टॉप। फास्ट में मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम पास ना हो। तो बेसिकली आपको क्या पूछेगा कि व्हाट विल बी द अपरेंट वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन और अ कार, पर्सन इन द कार जिसका कुछ मास m होगा, व्हेन द कार मूव्स ऑन अ कॉन्केव ब्रिज, ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज एंड ऑन अ प्लेन सरफेस। तीनों केसेस में आपको वो पूछेंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस। नॉर्मल रिएक्शन मतलब बेसिकली क्या है बेटा? आपका अपैरेंट वेट, क्योंकि आपका एक्चुअल वेट तो mg ही है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कॉन्वेक्स ब्रिज, सॉरी कॉन्केव ब्रिज। मान लो गाड़ी किसी गड्ढे से जा रही है इस तरह से, ऐसा गाड़ी निकाल लेते वापस से, ठीक है, ये हैंडल हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या लगेगा बोलो? नीचे लगेगा mg प्लस क्या लगेगा बेटा? mv²/r। क्यों mv²/r? क्योंकि ये जो कॉन्केव ब्रिज है बेटा, ऊपर से अगर देखें तो कॉन्केव ब्रिज, इसका कोई ना कोई यहाँ पे सेंटर होगा बेटा। यहाँ पे सेंटर मतलब ये हो जाएगा रेडियस, तो अवे फ्रॉम द सेंटर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल। और नीचे से इसको क्या मिलेगा यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन n। तो इस केस में व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन? n की वैल्यू क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये हो जाएंगे बेटा mg प्लस mv²/r। This is the normal reaction experienced by the person when he is moving with velocity। यहाँ पे linear velocity कितनी है इसकी? v है। When he is moving with a velocity v over a concave bridge। वही अगर प्लेन सरफेस पे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्लेन सरफेस पे चल रहा है तो जितना उसका वेट है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन वो एक्सप्रेस करेगा। नीचे क्या लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रहा है बेटा? n। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n विल बी इज इक्वल्स टू mg। वही अगर वो कॉन्वेक्स ब्रिज से चल रहा है, कौन से ब्रिज से चल रहा है बेटा? कॉन्वेक्स ब्रिज से, तो यहाँ पे बना देंगे बेटा ऐसा साइकिल टाइप, है ना?
नीचे क्या लगेगा बोलो, नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये कॉन्वेक्स ब्रिज का कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर होगा। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, बाहर, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा mv²/r। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऊपर वाले फोर्सेस दैट इज mv²/r प्लस n इज इक्वल्स टू mg। तो n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, n विल बी mg माइनस mv²/r, mg minus mv²/r. So this is the apparent weight. This is the actual weight. This is the apparent weight experienced by the person on a concave bridge. This is the apparent weight experienced by the person on a plane bridge. And this is the apparent weight experienced by the person on a convex bridge. Concave, plane, convex bridge. That's it. खत्म। तो ये सीन रहेगा बेटा कार ओवर अ ब्रिज। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है ये यहाँ पे थ्योरेटिकली और थोड़े न्यूमेरिकली जितने भी कॉन्सेप्ट्स मुझे यहाँ पे समझ में आए, जो मुझे लगा कि आपको आने चाहिए, वो यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश किया हो। थोड़ा चैप्टर मतलब वीडियोस लेंदी बने हैं, लेकिन इसलिए भी बने हैं बेटा क्योंकि अगर हम एक ही गो में अगर उसको कवर कर रहे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। पार्ट्स 10-12 वीडियो बना दो, उससे अच्छा आप एक वीडियो देख लो जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे, इसलिए मैंने थोड़े बड़े बना दिए। अब रही बात न्यूमेरिकल्स की, अगर वापस न्यूमेरिकल्स तो बहुत बड़ा भवसागर है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड करते हमको आएंगे, जैसे हमको वक्त मिलेगा हम बिल्कुल वो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तब तक हमको और कुछ इनपुट्स आ सकते हैं कि भाई आप ऐसे वीडियो अपलोड करो, वैसे वीडियो अपलोड करो, तो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये सब काम आगे का करेंगे। तब तक तो आप एक ही काम कीजिए। हाँ, अगला वीडियो हमारा रहेगा, मतलब अगला सेशन जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा दैट विल बी सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सी सेंटर ऑफ मास सी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सी, कोलिजन सी, ट्रिपल सी रहेगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आपको क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है, नोट्स निकालते रहना है, बढ़िया हेल्थ मेंटेन रखो और बढ़िया से पढ़ाई करो और अपनी लक्ष्य की ओर आगे धीरे क्यों होना हो लेकिन बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक बाय।